में ले लूंगा। तो चैप्टर नंबर 1 में तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि आपने इस कोर्स में क्या करना है और कौन से आपने टॉपिक्स इस कोर्स में स्टडी करने हो और क्या इसके अंदर इश्यूज होंगे जो आप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और उसके अंदर बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज है और जो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हम जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 2 है आपके बुक का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास जो है पार्ट स्टेप 2 है। स्टेप 1 में तो आप क्या करते हैं, आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और ताकि उसके अंदर जो भी पैटर्न है वो हमारे सामने ऑब्वियस हो जाए। फिर से हम प्रॉब्लम को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम डेटा को अरेंज करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, हम क्लासेस बनाते हैं। तो ये भी लास्ट टाइम जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लासेस जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज हैं जिसमें आपका जो डेटा है वो बिलोंग करता है। तो व्हेन वी अरेंज रॉ डेटा इनटू क्लासेस तो फिर हम इसको कहते हैं कि इट बिकम्स ग्रुप डेटा, इट बिकम्स अरेंज डेटा। तो जो रॉ डेटा होता है आपके पास वो तो आपके पास अनग्रुप्ड होता है, और जब आप इसको क्लासेस में अरेंज करते हैं तो फिर इट बिकम्स ग्रुप डेटा। तो कोई भी जो क्लास है उससे जो भी वैल्यूज बिलोंग करती है उसको हम क्लास की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको एक समझा रहा हूँ। एग्जांपल 1 है आपके पास, ये आपके पास जो डेटा एरे ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इन डेज फॉर 20 कन्वीनियंस स्टोर्स। ठीक है, तो ये डेटा आपको दिया हुआ है कि एक स्टोर है उसमें जो एवरेज इन्वेंट्री है वो आपके पास 2 पर डे है, इसी तरह किसी में 3.8 पर डे है। तो हमारे पास ये जो डेटा इन्वेंट्री का हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो हम इसको जो है 6 क्लासेस में जो है हम डिवाइड करते हैं। तो क्लास को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यूज ऑफ डेटा पॉइंट्स है, इसको हम क्लास कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच क्लास, किसी भी क्लास से जितनी भी वैल्यूज बिलोंग करती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर जो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आपके पास होंगी दैट विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जनरली आपको जो डेटा गिवन होता है वो सैंपल डेटा होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू द सैंपल साइज स्मॉल एन। जो पॉपुलेशन साइज होता है वो कैपिटल एन होता है। फिर हर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह डिफाइन करते हैं, आर एफ। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं कि कितने परसेंट ऑफ डेटा जो है इट फॉल्स इन ए सर्टेन क्लास, या फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास। तो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपके पास क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। तो ये इस तरह हमें पता चलता है कि जो टोटल आपके पास डेटा है उसका कितने परसेंट डेटा या जो फ्रैक्शन ऑफ डेटा है वो कितने परसेंट आपके क्लास में। ठीक है, तो ये आपके पास जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपके पास, और जो तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि जो टोटल आपके पास जो फ्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो है क्लास फ्रीक्वेंसीज में ये टर्म्स जो है हम यूज करते हैं। तो ये पहले भी ये चीजें आप पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। थोड़ी सा आपको ब्रीफ करके फिर हम जो जो हमारी जो असल टॉपिक्स हैं फिर हम उस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम डेटा को क्लासेस में अरेंज करते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी जो हमें मालूम होनी चाहिए कि क्लास क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज जो दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अब जैसे ये जो डेटा आपके पास है इसमें जो क्लासेस मैंने 6 क्लासेस बनाई है, 2 to 2.5, फिर 2.6 से 3.1, 3.2 से 3.7, ये इक्वल साइज की क्लासेस हैं। इस तरह हम क्लासेस बना रहे हैं लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू सब इसको इसमें कवर हो जाए। फिर हम इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो उसको हम स्कैन करके फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे 2 to 2.5 कितनी वैल्यूज हैं, जो 2 से 2.5 तक है तो देयर इज ओनली वन वैल्यू 2.0। तो इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी आपके पास वो 1 है। फिर वो वैल्यूज जो बिटवीन 2.6 एंड 3.1 है तो देयर इज नो सच वैल्यू विच इज बिटवीन 2.6 एंड 3.1। तो इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी आपके पास वो 0 है। तो इस तरीके से हमने क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है ये फाइंड आउट कर लिए। और फिर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज किस तरह निकालेंगे, ये नीचे कॉलम में सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि 20 है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन एफ से डिवाइड करेंगे। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1/20, इसकी है 0/20 तो 0,
इसकी होगी 2/20, तो डेट विल बी इक्वल टू 1/10। इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 8/20, तो डेट विल बी इक्वल टू 2/5। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी 5/20, 1/4, इसकी 4/20, 1/5। तो तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा डेट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने इसकी जो है, इसको हम इस डेटा को, ये जो रॉ डेटा था हमारे पास अनग्रुप फॉर्म में था, इसको हमने अरेंज कर लिया क्लासेस में, तो ये ग्रुप फॉर्म में आ गया। तो ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शो करी है। तो जो भी आपके पास जो क्लास है उसका साइज आप किस तरह मालूम करते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई क्लास है फ्रॉम 3 to 7, तो इस क्लास का साइज जो होगा वो 7 - 3 4 नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 3, तो 3 4 5 6 7, तो इसका जो साइज होगा वो 5 होगा। तो क्लास का साइज हम किस तरह निकालते हैं, ये क्लास की लोअर लिमिट होती है 3, ये क्लास की अपर लिमिट होती है 7। तो अपर लिमिट पे से हम माइनस करते हैं लोअर लिमिट, और फिर हम इसमें 1 जो है वो ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो वी सब्ट्रैक्ट 1 वैल्यू, तो उसको एडजस्ट करने के लिए वी ऐड 1। तो इस तरीके से आपको जो है क्लास का साइज मिलता है। जैसे अगर आप फर्ज करें कि आप जो है 3 फरवरी से 7 फरवरी तक आप जो है पाकिस्तान के टूर पे गए, तो जाहिर है आपका जो टोटल नंबर ऑफ जो डेज है वो आपके पास क्या है, 7 - 3 + 1, वो 5 डेज है, उसमें 3 भी इंक्लूड है। तो जब आप 7 में से 3 माइनस करते हैं तो आप 3 को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो इसलिए इसको इंक्लूड करने के लिए वी ऐड +1। तो याद रखिए जब भी आप क्लास का साइज निकालेंगे तो क्या किस तरह निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है आपके पास, माइनस लोअर लिमिट और +1, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, UL है अपर लिमिट, LL है लोअर लिमिट। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट शोज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द डेटा सेट दैट फॉल इनटू ईच ऑफ द क्लासेस। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इट शोज के जो भी टोटल नंबर ऑफ डेटा है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर डिफरेंट क्लासेस, और हर क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर आप बता सकते हैं कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, तो जो सबसे ज्यादा डेटा है वो किस रेंज में है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास है फ्रॉम 3.8 to 4.3, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो इससे देखकर हमें पता चल रहा है एक पैटर्न जो हमारे सामने आ रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज है वो, या मोस्ट ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री है, दैट इज बिटवीन 3.8 एंड 4.3 पर डे। ठीक है, तो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो हम ग्रुप डेटा भी कहते हैं, और जो आपका रॉ डेटा होता है उसको अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम ग्राफ बनाए, हिस्टोग्राम बनाए, तो उससे हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप का अंदाजा हो जाता है कि जो डेटा है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी शेप क्या है। तो अगर फर्ज करें जैसे टेबल आपके पास है, इस टेबल में ये डेली प्रोडक्शन आपको बता रहा है इन ए सैंपल ऑफ 30 कारपेट लूम्स विद 0.3 यार्ड क्लास इंटरवल। ये क्लास आपको दी हुई है, क्लासेस में डिवाइड किया हुआ, और क्लास का जो साइज है वो 0.3 है। क्लास का साइज आप किस तरह निकालेंगे, जैसे ये जो क्लास है 15.2 से 15.4 तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1 +0.1 यहाँ पे आप करेंगे क्योंकि ये डेसिमल में, और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपको गिवन है। तो ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका अगर आप हिस्टोग्राम बनाए, हिस्टोग्राम हम किस तरह बनाते हैं कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन लेवल है, उनको हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर हम फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं। तो ये जो आपकी क्लास है डेट इज फ्रॉम 15.2 to 15.4, इसका जो नेक्स्ट क्लास है 15.5 to 15.7। तो ये हम प्लॉट कर लेते हैं, इसके ऊपर जो इसकी जो हाइट होगी बार की, डेट विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ये जो पहली क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमें जो है एक बार हासिल होता है, या हमें एक रेक्टेंगल हासिल होता है। इस तरीके से जो सेकंड आपके पास क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो दैट इज इक्वल टू इट्स हाइट। तो इस तरीके से जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ये जो बार डायग्राम है आपके पास, तो ये इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम है। तो इससे हमें शेप का जो है अंदाजा हो रहा है कि जो डेटा है वो किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और कौन सी क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा डेटा जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर हम ये जो हिस्टोग्राम है, हर हिस्टोग्राम के जो टॉप मिडल पॉइंट है उसको अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, तो इस तरह आपको एक रफ अंदाजा हो जाता है अपनी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का। ठीक है, तो इसमें हमने हर जो बार है उसके जो सेंटर मिड पॉइंट है, जो टॉप मिड पॉइंट है, उसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आइडिया हो जाता है कि जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप क्या है। अगर इसके अंदर क्योंकि कॉर्नर्स हैं तो ये स्मूथ नहीं है, इसको आप स्मूथ
अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय ए स्मूथ कर्व, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो जब हम हर हिस्टोग्राम का जो हर आपके पास बार है उसका जो टॉप मिड पॉइंट है उसको आप ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट बाइस यूजिंग स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके से जो कर्व हासिल होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है आपके पास। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अगर आप इसको एक स्मूथ कर्व से अप्रोक्सीमेट कर लें, स्मूथ कर्व जिसमें कोई कॉर्नर जो है आपके पास ना हो, तो रफली ये आपके पास एक स्मूथ कर्व आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक रफ शेप आपको मिल गई है। तो इस शेप से आपको पता चल रहा है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डेटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या वो सिमेट्रिकल है या नहीं। तो इस तरीके से जो हम मुख्तलिफ टाइप्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें हासिल होती है। जैसे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो मैंने आपको शो की है। तो जैसे ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास सिमेट्रिकल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल किस तरह हम मालूम करते हैं कि अगर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके दोनों तरफ जो दो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो वो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिमेट्रिकल होती है। जैसे आपकी जो बॉडी है वो भी सिमेट्रिकल है। अगर आप अपने बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके उसके राइट हैंड साइड पे जो पार्ट है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे पार्ट है वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ए है ये आपके पास सिमेट्रिकल है, डिस्ट्रीब्यूशन बी है ये भी आपके पास सिमेट्रिकल है, डिस्ट्रीब्यूशन सी है ये भी सिमेट्रिकल है, डिस्ट्रीब्यूशन डी है ये भी आपके पास सिमेट्रिकल है, लेकिन ई और एफ जो है ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जब हम अपने डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनाते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री है या नहीं, और अगर उसमें ए सिमेट्री है या नॉन सिमेट्री है तो वो कितनी है, वो ज्यादा है या कम है। ये पीछे किसकी आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा यहाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, यस सर, आ रही है। इसमें आपने कुछ पूछना है यहाँ तक समझ में सर, आया? आप लोग कुछ वेट कर रहे हैं उनको ऐड करिए। वो सर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अच्छा, ये जो सर पर चीजें थोड़ा आहिस्ता पढ़ाएं, मतलब बहुत फास्ट जा रहे हैं। अच्छा, आप फर्स्ट लेक्चर में थी आप या नहीं थी? जी सर, मैं थी। अच्छा, तो ये मैं थोड़ा इसलिए भी फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि ये चीजें आपने पहले भी स्टेट्स के अंदर पढ़ी होंगी, तो इसलिए मैं इसके अंदर इतना ज्यादा टाइम जो है यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम या न्यू कॉन्सेप्ट है जो आप पहली दफा पढ़ रहे होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ उनको पर मैं ज्यादा टाइम खर्च करूँ। लेकिन मैं फिर दोबारा इसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ये लेक्चर आपके पास होगा, इफ यू विल गो थ्रू इट, और एक्सरसाइजेज जो आप करेंगे तो उससे एवरीथिंग विल बी क्लियर। मतलब इसमें अगर बीच में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा, और ये वीडियो लेक्चर भी आपके पास होगा। इवन देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके सर। ओके, तो अब इसमें ये आपको नजर आ रही है, आप ये लेक्चर स्लाइड्स आपको नजर आ रही है ना? जी सर, दिख रही है। अच्छा, तो अब इसमें मैं बता रहा था कि हम जब अब हमारे पास जो भी डेटा होता है, जो हमारे पर रॉ डेटा होता है, तो उसके अंदर हम जो प्राइमरी डेटा है अब उसके अंदर पैटर्न्स मौजूद होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब सेकंड स्टेप में आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास नॉन ग्राफिकल मेथड है कि आप उसको क्लासेस में अरेंज करते हैं या उसके आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाते हैं। तो जब हम डेटा को अरेंज करते हैं तो उसके अंदर जो भी पैटर्न्स होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, और फिर उस डेटा को डील करना आसान होता है, उसको कंप्यूटेशन में यूज करना आसान होता है। ठीक है, तो हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं दो तरीकों से। एक तो हम उसको क्लासेस में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं उसकी, और दूसरा कि हम उसका ग्राफ बनाएं, जैसे हिस्टोग्राम वगैरह बनाएं या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। तो ग्राफिकली ये होता है कि जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो शेप है वो किस तरीके से जो है डेटा डिवाइड हो रहा है वो हमारे सामने आ जाता है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास डेटा है, इसको आपने क्लासेस के अंदर जो है अरेंज करना है, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो मैंने आपको बताया कि क्लास क्या है, वो ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यूज हैं, उनको हम क्लासेस कहते हैं, यानी रेंज ऑफ वैल्यूज है। जैसे ये आपकी क्लास है 2 to 2.5, तो ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज है। तो जो भी आपका डेटा इस रेंज के अंदर होगा वो इस क्लास से बिलोंग करेगा।
तो जो नंबर ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू ए क्लास है उसको हम क्लास की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और जो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है समेशन एफ दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। आमतौर पर जो डेटा होता है क्योंकि वो सैंपल डेटा होता है तो दैट विल बी इक्वल टू सैंपल साइज स्मॉल एन। जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं याद रखें उन्हें पैरामीटर्स कहते हैं, उनके लिए आमतौर पर ग्रीक अल्फाबेट्स या कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। और जो सैंपल की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं, ठीक है। तो सैंपल साइज जो है वो स्मॉल एन है। अच्छा, अब जो टोटल डेटा है वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होगा, तो हर क्लास में उसका कितना पार्ट होगा, हर क्लास में उसके कितनी फ्रैक्शन होगी, कितने परसेंट डेटा विल बिलोंग टू ईच क्लास, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास की निकालने के लिए हम जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास से एफ आई रिप्रेजेंट करता है फॉर एनी क्लास। जब हम इसको आर्बिट्ररी कर देते हैं तो इट मींस एनी क्लास। तो एफ आई फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी क्लास है, इसको हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से, तो इस तरीके से हमें क्लास की फ्रीक्वेंसी मिलती है। और तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो सम होता है वो 1 होता है। अब जैसे ये जो डेटा था इसको हमने ये 6 क्लासेस में डिवाइड कर लिया, इक्वल साइज की 2 to 2.5, 2.6 से 3.1, इस तरह 5 to 5.5। और फिर हमने जो डेटा है इसको हमने खुद टैली कर लिया कि हर वैल्यू किस क्लास से बिलोंग करती है। तो इस तरीके से हमें जो है क्लास की फ्रीक्वेंसीज मिल गई हैं। और जो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज जो कि 20 है। और जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हर क्लास की वो हम किस तरह मालूम कर रहे हैं कि हमने हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया, तो यानी एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो 1/20 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, 0/20 0, इसकी 2/20 है तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया 1/10। इस तरह तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज आ गई, इनका जो सम होगा सर एक बार आप वापस बताएंगे आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड किया है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास की हम इस तरह निकालते हैं, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। जैसे अब ये क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ये एफ आई है, इसको डिवाइड करेंगे समेशन एफ से टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 से, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 1/20। जिस तरह इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2/20, 2 को डिवाइड कर दें इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को 20 से, अब उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो 1/10 आ जाएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 8/20, जो 4 से डिवाइड होगा तो 2/5 आ जाएगा, सही है। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली। जब हम क्लास का साइज निकालते हैं तो इस बात का ख्याल रखें क्लास का साइज किस तरह निकालते हैं। जैसे क्लास फ्रॉम 3 to 7 है तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट में इंक्लूड है, जब हम माइनस करते हैं तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो इसलिए अपने पास से हमें एडजस्ट करने के लिए +1 करना पड़ता है। तो इस क्लास का साइज 7 - 3 4 नहीं है बल्कि 5 है, 7 - 3 + 1, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ये फायदा होता है, हमें पता चलता है कि जो भी डेटा है वो हर क्लास में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ज्यादातर डेटा किस क्लास से बिलोंग कर रहा है वो भी हमें पता चल जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सर ग्रुप डेटा भी साइज ऑफ कहते हैं। क्लास रिपीट कर देंगे एकदम? क्या चीज रिपीट करूं? साइज ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास। साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास में अब जैसे फर्ज करें कि आप जो है 3 से 7 3 फरवरी से 7 फरवरी तक जो है आप आईबीएम में आती हैं, तो कितने दिन आप आईबीएम में आई हैं? 4 days, 4 days तो नहीं, 3 Five, 4 5 6 five. 7 5 days। 5 तो जब हम ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, जब हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो हम लोअर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी एक वैल्यू हम रिड्यूस कर देते हैं, तो इसलिए हमें +1 करना पड़ता है। तो किसी क्लास का जो साइज है उसका फार्मूला क्या होगा आपके पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1। जैसे ये क्लास 3 to 7 है तो इस क्लास का साइज क्या है 7 - 3 नहीं है, 7 - 3 +1 है, दैट इज 5, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास अब आप अगर ग्राफ बनाते हैं किसी भी अरेंज करने का एक तरीका और भी है कि आप हिस्टोग्राम बनाते हैं या जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो जब आप ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो आप एक्स एक्सिस पर अपनी वैल्यूज लेंगे, डेटा वैल्यूज वो कुछ भी हो सकती हैं, वो इन्वेंट्री की भी हो सकती हैं, वो सेल्स की भी हो सकती है, प्रोडक्शन की भी हो सकती है, वो आपकी वैल्यूज हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा हम वर्टिकल एक्सिस पर वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। अब जैसे ये आपको डेटा दिया हुआ था डेली प्रोडक्शन का, एक सैंपल में ये क्लासेस गिवन है, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो हमने जो क्लासेस हैं उनको हमने प्लॉट किया एक्स एक्सिस पर, और जो हर क्लास के ऊपर जो हम बार ड्रॉ करेंगे उसकी जो हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्लास थी 15.2 से 15.4 तक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसके ऊपर जो हम बार ड्रॉ कर रहे हैं इसकी हाइट इसकी फ्रीक्वेंसी 2 के इक्वल है। इस तरह सेकंड क्लास
पर जो बार है उसकी हाइट उसकी फ्रीक्वेंसी 2 के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने जो है इन तमाम बार्स को हमने ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से वी गेट दिस पॉलीगॉन, वी गेट दिस हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हिस्टोग्राम है। तो अगर हम हर बार के जो टॉप मिडल पॉइंट है उसको अगर हम ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से, जिस तरह इस फिगर में किया हुआ, तो इस तरह यू गेट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कहते हैं ऐसी फिगर को जिसमें मैनी स्ट्रेट लाइंस हो। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस पर मुश्तमिल है तो ये पॉलीगॉन है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अगर आप इसको, इसमें क्योंकि कॉर्नर्स हैं, अगर आप इसको एक स्मूथ कर्व से अप्रोक्सीमेट करें, स्मूथ कर्व जिसमें कोई कॉर्नर ना हो, तो इसकी रफली शेप ये होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की आपको शेप मिल गई है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या फीचर्स हैं, इसमें सिमेट्री है या नहीं, इसकी कौन सी टेल लॉन्ग है, ज्यादातर डेटा जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप डिफरेंट शेप्स की आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। अब जैसे ये आपको डिफरेंट शेप्स की मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो की है। तो अब इस पे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या नहीं। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई फिगर है उसमें आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि उस लाइन के दोनों साइड पर जो उस फिगर के पार्ट हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो फिर ऐसी जो आपके पास शेप होती है, जो फिगर होती है, वो सिमेट्रिकल होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल है। अगर आप अपने बिल्कुल सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो आपके जो दोनों पार्ट्स हैं उसके राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये वी शेप की जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास सिमेट्रिकल है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है कप अप टाइप की, ये भी सिमेट्रिकल है। ये कप डाउन टाइप की है, ये भी सिमेट्रिकल है। ये ए बी सी डी सब सिमेट्रिकल है। लेकिन जो ई और एफ आपके पास शेप है, ई और एफ जिन डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं, दे आर नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, इसमें आपके पास जो है सिमेट्री नहीं है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एक मॉडल जो है सिमेट्रिकल शेप का वो ये है, बेल शेप कर्व। अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो ये आपके पास एक जनरल स्मूथ कर्व है जो बेल शेप का है, ये सिमेट्रिकल है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड मॉडल है सिमेट्री के लिए। ठीक है, आगे जो हम सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो बेल शेप होगी आपके पास। तो इसलिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। जो डेली लाइफ में जो ज्यादातर डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपके पास जो होती है बेल शेप्ड होती है। जैसे लेट से जो आपके पास न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनका जो वेट होता है ना, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो इस तरह होता है कि जो लोअर एंड है, ये लोअर एंड है, यानी ऐसे बेबीज जिनका वेट बहुत कम हो तो दे आर लेस फ्रीक्वेंट। और ये आपके पास अपर एंड है, तो ऐसे बेबीज जिनका वेट बहुत ज्यादा हो, दे आर आल्सो लेस फ्रीक्वेंट। तो बहुत कम वेट वाले और बहुत ज्यादा वेट वाले जो बेबीज है वो होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। ज्यादातर जो आपके पास होते हैं वो सेंटर में होते हैं, यानी जिनमें इंटरमीडिएट वैल्यूज है। तो ज्यादातर जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनके जो वेट होते हैं वो ना तो बहुत ज्यादा कम होते हैं ना ही बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो इंटरमीडिएट होते हैं। तो ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप की जो होती है ना, डेली लाइफ में ये बहुत ज्यादा अपियर होती है कि जिसमें लोअर वैल्यूज और हायर वैल्यूज आर लेस फ्रीक्वेंट, दे आर लेस प्रोबेबल, और जो इंटरमीडिएट वैल्यूज है दे आर मोर फ्रीक्वेंट, दे आर मोर प्रोबेबल। तो जैसे आपके पास जो लोगों की जो इंटेलिजेंस है IQ है, तो IQ भी जो है वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है बेल शेप में, कि लो IQ वाले लोग कम होते हैं, हाई IQ वाले लोग कम होते हैं, ज्यादातर इंटरमीडिएट IQs वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो जो वेट आपके पास है वो भी इसी तरीके से बेल शेप में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए, बेल शेप। तो अब स्क्यूनेस को हम डिफाइन करते हैं। तो स्क्यूनेस जो है दैट इज ए मेजर ऑफ नॉन सिमेट्री, दैट इज ए मेजर ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। जैसे ये आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो बेल शेप की है, तो इसके दोनों राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप इसके सेंटर में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये जो दोनों पार्ट होंगे एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। ये बात इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। तो ये जो बीच वाली है इसमें सिमेट्री है, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल है, इसमें कोई स्क्यू नहीं है, इसका स्क्यूनेस जो होगा वो 0 होगा। तो अगर स्क्यूनेस 0 है तो इसका मतलब है कि देयर इज परफेक्ट सिमेट्री। और अगर सिमेट्री से आप दूर हटना शुरू करेंगे, देयर इज सम नॉन सिमेट्री, तो जितनी ज्यादा नॉन सिमेट्री है उतना ही ज्यादा स्क्यूनेस होगा। तो नॉन सिमेट्री जो है आपके पास है, जो स्क्यूनेस है वो भी दो टाइप्स का, जैसे ये दिखाया आपको, ये आपके पास राइट स्क्यू है, इसको हम पॉजिटिव स्क्यू भी कहते हैं। तो राइट स्क्यू में ये होता है जो आपकी जो राइट टेल होती है ना वो लॉन्ग होती है, तो यू हैव ए लॉन्गर राइट टेल। तो याद रखिए इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट टेल में आपके पास जो वैल्यूज होती हैं लोअर वैल्यूज होती हैं, यानी स्मॉल वैल्यूज होती हैं, और जो आपकी जो राइट टेल है अपर टेल उसमें आपके पास हाई वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा हो कि जो लोअर वैल्यूज हो दे आर मोर, और जो
हायर वैल्यूज हैं दे आर लेस, तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन का जो झुकाव हो जाएगा वो स्क्यूनेस जो होगी वो टुवर्ड्स लोअर वैल्यूज होगी। तो इसके अंदर इसकी जो राइट टेल है वो लॉन्ग होगी। तो ये जो आपके पास राइट स्क्यूड आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी राइट टेल आपके पास लॉन्ग होती है, तो ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि लोअर वैल्यूज आर मोर फ्रिक्वेंट एंड जो हायर वैल्यूज हैं दे आर लेस फ्रिक्वेंट। तो इस बात के इम्कानात, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि अगर आप कोई भी वैल्यू रैंडमली चूज करें तो इट विल बी ऑन द लोअर साइड, ठीक है, और जो हायर साइड पे वैल्यूज है उसके चांसेस कम हो गए। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी होती है राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो राइट स्क्यूड आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसका स्क्यू पॉजिटिव होता है और इसकी जो राइट टेल होती है वो आपके पास लॉन्ग होती है। इसमें लोअर साइड पर ज्यादातर डेटा होता है और हायर साइड पर राइट साइड पे कम डेटा होता है। जबकि आपके पास ये जो दूसरी टाइप की स्क्यूनेस है ये लेफ्ट स्क्यूड है। तो अब लेफ्ट स्क्यूड में बिल्कुल अपोजिट है, इसका स्क्यू हम नेगेटिव भी कहते हैं। इसमें जो ज्यादातर वैल्यूज होती हैं वो राइट साइड पर होती हैं, यानी हायर वैल्यूज आर मोर एंड लोअर वैल्यूज आर लेस। तो इसलिए इसकी जो लेफ्ट टेल है वो ज्यादा लॉन्ग होती है। तो दो टाइप्स के आपके पास स्क्यूनेस होती है, एक राइट स्क्यू और एक लेफ्ट स्क्यू। राइट स्क्यू जिसकी राइट टेल आपके पास लॉन्ग हो ये पॉजिटिव स्क्यू है, और लेफ्ट स्क्यू जिसकी लेफ्ट टेल आपके पास लॉन्ग है ये आपके पास नेगेटिव स्क्यू है। और इसमें डेटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट स्क्यू में लोअर वैल्यूज आर मोर फ्रिक्वेंट और जो हायर वैल्यूज है या राइट वैल्यूज है दे आर लेस फ्रिक्वेंट, जबकि लेफ्ट स्क्यू में लोअर वैल्यूज जो आपके पास है लेस फ्रिक्वेंट होगी और हायर वैल्यूज आर मोर फ्रिक्वेंट, ठीक है। जब इसका जो झुकाव होता है, जो स्क्यूनेस होती है वो राइट साइड पर होती है। जबकि जो आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कोई जो है स्क्यूनेस नहीं है, इसका स्क्यू 0 है। तो इसमें किसी तरह भी झुकाव नहीं है, मतलब जो राइट वैल्यू, हायर वैल्यूज और लोअर वैल्यूज दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर आप कोई भी वैल्यू रैंडमली चूज करें तो इस बात के चांसेस के वो लोअर हो, लोअर साइड पर हो या हायर साइड पर हो, दे आर इक्वल, 50-50% चांस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो राइट स्क्यू है ये टेंड्स टुवर्ड्स लोअर वैल्यूज और ये जो लेफ्ट स्क्यू है इट टेंड्स टुवर्ड्स अपर वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो शेप हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूशन की उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसमें सिमेट्री है या नहीं, और अगर सिमेट्री नहीं है यानी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री है, नॉन सिमेट्री यानी उसमें स्क्यूनेस है, तो स्क्यूनेस किस टाइप का है, राइट स्क्यू है या लेफ्ट स्क्यू है, और डेटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डेटा का झुकाव लोअर साइड पर है, लोअर वैल्यूज की तरफ है या हायर वैल्यूज की तरफ है, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है। अब जैसे कुछ मैंने आपको डायग्राम्स में आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने ये जो बनाया है, इसका जो हिस्टोग्राम बनाया है, तो ये देख लीजिए सिमेट्रिकल है। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पर अगर आप एक स्मूथ कर्व जो है वो अप्रोक्सीमेट करेंगे, स्मूथ कर्व इसको पर अगर आप फिट करेंगे तो वो बेल शेप का होगा, ठीक है। यूनी मॉडल, अभी मॉडल आपने नहीं पढ़ा, मॉड का ताल्लुक ये होता है इसकी पीक कितनी है, इट हैज ओनली 1 पीक, तो ये यूनी मॉडल है। अगर 2 पीक्स होती हैं तो वो बाई मॉडल होता है, ठीक है। अब जैसे ये जो डेटा आपके पास इसकी ये डेटा जो है इसमें 2 पीक्स हैं, ये बाई मॉडल है, ये भी बाई मॉडल है। तो ये सिमेट्रिकल है, यूनी मॉडल है और ये बेल शेप रखता है। ये आपके पास जो है सिमेट्रिकल नहीं है, और इसमें जो ज्यादातर डेटा आप देखें वो लोअर साइड पर है, इसलिए जो लोअर साइड पर जो बार है उसकी हाइट ज्यादा है, या जो लोअर साइड पे जो डेटा है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और जैसे जैसे इफ यू मूव टुवर्ड्स हायर वैल्यूज तो डेटा बिकम्स लेस एंड लेस, तो फ्रीक्वेंसी बिकम्स लेस एंड लेस। तो ये राइट टेल्ड वाला आपके, ये राइट टेल्ड है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें राइट स्क्यू है, पॉजिटिव स्क्यू है। ये जो आपके पास है ये नॉन सिमेट्रिकल है, ठीक है। और इसके अंदर जो है 2 आपके पास पीक्स हैं, तो ये बाई मॉडल है, ये नॉन सिमेट्रिकल है। ये जो आपके पास डेटा है इसमें क्या है कि तमाम वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर ऐसा हो कि तमाम वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो आपको जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन हासिल होगी, इसको हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म डेटा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसा डेटा प्रैक्टिकली बहुत कम होता है, लेकिन समटाइम्स हमें जो है जो हम इंडस्ट्री वगैरह में जब हम कोई इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो जाहिर बात है उसके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, तो वहां पे अक्सर हमें यूनिफॉर्म डेटा से वास्ता पड़ता है। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली जो डेटा होता है उसमें वेरिएशन होती है, उसमें जो है आपके पास डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। इसी तरह ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखाया, तो इसमें जो लोअर वैल्यूज हैं दे आर लेस फ्रीक्वेंट, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, और जैसे जैसे यू मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तो डेटा बिकम्स मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट। तो राइट हैंड साइड पर यानी हायर वैल्यूज ज्यादा हैं रिलेटिवली कंपेयर टू लोअर वैल्यूज। तो ये आपके पास लेफ्ट टेल डेटा है, इसमें लेफ्ट स्क्यूनेस है, ये स्क्यू टू द लेफ्ट है। ये जो आपके पास डेटा है ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि आप इसके सेंटर में अगर एक लाइन ड्रॉ कर लें तो इसकी जो दोनों पार्ट्स होंगे उस लाइन के राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे वो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। ये ऊपर वाला सिमेट्रिकल इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें एक पीक की जो हाइट थी वो कम थी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो
तो ये जो डेटा आपके पास दैट इज सिमेट्रिकल और ये बाई मॉडल है, ठीक है। इस तरह जैसे अगर आपको कुछ और शेप में दिखाता हूँ, ये आपके पास डेटा यूनिफॉर्म है और सिमेट्रिकल है, ये आपके पास स्क्यूड टू द राइट है, क्लियर है ना बात? हेलो Excuse me, sir. Sir, my friend is trying to join. Can you please let her in? आपकी आवाज में बहुत नॉइज है, बहुत शोर है आपकी आवाज में। Sir, मेरी फ्रेंड ज्वाइन कर रही है, आप प्लीज उसको इन कर दें, अलाउ कर दें। मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने स्टॉप किया हुआ, मेरे पास कोई भी नहीं। उनसे बोले दोबारा ट्राई करें, वो ओके सर, दोबारा ट्राई करें, ठीक है। तो ये आपके पास ये स्क्यूड टू द राइट है, ये राइट स्क्यू वाला डेटा है आपके पास, ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल था लेकिन इसकी शेप डिफरेंट है, ये यूनिफॉर्म है, ये इसमें वेरिएशन है, ये बेल शेप का है आपके पास, ये स्क्यू टू द लेफ्ट है आपके पास, ठीक है। और इसी तरीके से ये डेटा जो है इसमें 2 पीक्स हैं, तो ये बाय मॉडल है और ये भी सिमेट्रिकल है। ये जो लाइन है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है आपके पास। ये जो डेटा है आपके पास ये सिमेट्रिकल नहीं है, और इसमें ये जो डेटा है रिलेटिवली ये फिगर आउट करना मुश्किल है कि स्क्यू टू द राइट है या लेफ्ट है, लेकिन ज्यादातर डेटा हम देख रहे हैं ये गोज टू द राइट हैंड साइड। तो ये बाय मॉडल है, इसमें 2 पीक्स हैं और ये स्क्यू टू द राइट है, ठीक है। तो ये तो आपको शेप का पता चल गया। तो ये चैप्टर नंबर 2 है आपके पास, ये चैप्टर नंबर 2 हमने जो डिस्कस कर लिया। अब आ जाए चैप्टर नंबर 3 पर। तो अब जो चैप्टर 3 है आपके पास, ये अब जो आपको अगर याद होगा मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे, स्टेप 1 आपके पास क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो चैप्टर 1 है आपके पास। स्टेप 2 आपके पास क्या होता है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या क्लासेस में ऑर्गेनाइज करते हैं, या आप उसके ग्राफ्स बनाते हैं, हिस्टोग्राम वगैरह बनाते हैं, तो वो आपके पास चैप्टर 2 है। और जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को समराइज करते हैं, हम कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स, ऐसे नंबर्स हासिल करते हैं जो डेटा को समझने में हमारी मदद करते हैं और उनको हम फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अब वो जो आपके पास मेजर है जो आपके डेटा को समराइज करते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 3 में। ये स्टेप 3 है। तो इसमें हम 2 टाइप्स के समराइज डेटा पढ़ेंगे। एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है आपके पास, एक तो स्टेप 4 जो होता है वो हमारा होता है। जी हेलो सर। जी सर, जी जो हमारा स्टेप 4 ये होता है कि हम उसमें सैम्पलिंग करते हैं। हाँ, स्टेप 2 में ये होता है हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, क्लासेस में ऑर्गेनाइज करते हैं, या उसके ग्राफ्स बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, पॉलीगॉन बनाते हैं। तो ये जो होता है आपके पास ये स्टेप 2 होता है, ठीक है। और जो स्टेप 3 है आपके पास, उसमें हम डेटा को समराइज करते हैं। तो अब ये चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कि डेटा को हम समराइज किस तरह करेंगे। तो इसके अंदर 2 किस्म की समराइजेशन डेटा हमने स्टडी करना है। एक तो हाउ टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा, एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और एक आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो पहले हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जो है हम पढ़ते हैं। तो जो आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जाहिर है कि इससे आपको जो डेटा आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो सेंटर पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, वो फाइंड आउट करते हैं आप, ठीक है। तो डेटा जो है उसके अंदर वेरिएशन है। तो अगर हमें अक्सर जरूरत पड़ती है सेंट्रल वैल्यू मालूम करने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी क्लास है, मैं इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इनका जो एवरेज वैल्यू होगा टेस्ट के अंदर वो मैं यूज करूंगा। अब अगर आपसे कोई मैं क्विज लेता हूं या कोई एग्जाम लेता हूं, तो आपका जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके अंदर वेरिएशन होगी। तो अब मुझे पूरी क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मालूम करना है, तो उसके लिए मैं सेंट्रल वैल्यू मालूम करूंगा, या उसके लिए मैं जो एवरेज मालूम करूंगा कि एवरेज टेस्ट स्कोर क्या है, एवरेज एग्जाम स्कोर क्या है। वो जो एवरेज होगा वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगा, वो पूरे डेटा का सेंटर होगा, पूरे डेटा का मिडल पॉइंट होगा। तो इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि आप जो है वो सेल्स मैनेजर हैं और डिफरेंट स्टोर्स में पर जो भी सेल्स है आपने उनको कंपेयर करना है कि उनकी जो सेल्स है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो अब हर मंथ जो सेल्स है वो डिफरेंट हो रही है, तो आपके पास वेरिएशन है सेल्स के डेटा में। तो आप एवरेज सेल निकाल लेंगे डिफरेंट स्टोर्स का, जिस स्टोर की एवरेज सेल की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपको पता चल जाएगा कि उस स्टोर की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। तो हमें एवरेजेस की अक्सर जरूरत पड़ती है अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जब भी हमारे पास वी हैव वेरिएशन इन आवर डेटा, तो हमें जो है वी नीड टू फाइंड आउट ए सिंगल वैल्यू विच विल रिप्रेजेंट द होल डेटा। तो वहां पे फिर हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज की जरूरत होती है, ठीक है। एक जैसे अगर फर्ज करें कि आप जो है आप कोई नया टाउन जो है वो जो है बना रहे हैं, तो अब उस टाउन में फर्ज करें आपने एक हॉस्पिटल बनाना है। तो अब वो जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पर होना चाहिए? क्या वो हॉस्पिटल जो है उस शहर के एक हिस्से में हो,
या वो हॉस्पिटल उस शहर के मिडल पॉइंट पर हो, उसके सेंट्रल लोकेशन पर हो। तो सेंट्रल लोकेशन पर अगर होगा तो तमाम लोगों के लिए उस तक एक्सेस करना आसान होगा। ठीक है, तो जब हम कोई टाउन प्लान करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट हम यूटिलिटीज बनाते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो ऐसे पॉइंट पर हो जहां पर ज्यादातर लोगों की एक्सेस हो सके, तो वहां पर भी जो हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं बिकॉज इट लोकेट्स द सेंटर पॉइंट ऑफ योर डेटा। अब जैसे मैंने मुख्तलिफ, ये लीजिए फिगर आपको दिखाई हुई है, डिफरेंट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की आपके पास ए, बी और सी। अगर आप देखिए ये जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है, लेकिन ज़ाहिर इनकी जो शेप्स है वो डिफरेंट है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट शेप्स की होती है आपके पास। तो इसमें जो कर्व बी है आपके पास, आप देखें इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है दैट इज टू द राइट ऑफ कर्व ए एंड कर्व सी, जबकि जो कर्व ए और जो आपके पास है और जो कर्व सी है दोनों की जो सेंट्रल वैल्यू है इज एट द सेम पॉइंट। तो अगर आप पहले कर्व ए और कर्व सी का मवासना करें कर्व बी से, तो आप देख रहे हैं जो कर्व बी की जो सेंट्रल वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू इज हायर देन कर्व एंड कर्व बी। इसी वजह से जो कर्व बी है टू द राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे वैल्यूज हायर होती है। लेकिन अगर आप कर्व ए और कर्व सी है जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ए और सी आप इनका कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इनकी शेप डिफरेंट है, इनमें स्प्रेड जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो सेंट्रल वैल्यू है यानी वो वैल्यू जिसके ऊपर ये दोनों कर्व जो है सेंटर्ड है वो सेम है। वो लाइन जो इन दोनों कर्व को सिमेट्रिकली डिवाइड करती है वो आपके पास सेम है। तो ये जो सिमेट्रिकल लाइन है ना, ये इसकी सेंट्रल लोकेशन वाली लाइन है, तो ये जो वैल्यू होगी ये इसकी सेंट्रल वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये तो अब हमने जो है थोड़ा आइडिया लिया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या हमारा काम है। फिर उसके बाद जो डिस्पर्जन हम इसके पास सर आप इसको दोबारा रिपीट कर देंगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि what is the single value which represents the whole data। तो जो single value है which represents the whole data that is the central value that must be at the center of the data। तो या that is the middle point of your distribution। तो उसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं ये अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब जैसे आपको डिफरेंट ये डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है ए बी सी, तो इसमें आप देखें जो बी है इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है ये हायर देन द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए एंड सी है, तो इसलिए जो बी है वो राइट हैंड साइड पर है ए और सी के। तो और जबकि जो ए आपके पास और सी अगर आप इनको कंपेयर करें तो इनमें क्या प्रॉपर्टी है, इनमें क्या प्रॉपर्टी कि दोनों सिमेट्रिकल हैं और दोनों की जो सेंट्रल वैल्यू है वो सेम है। ये सेंट्रल वैल्यू उस लाइन पर है जहां पे ये दोनों को आप इक्वली डिवाइड कर रहे हैं दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो कर्व ए और कर्व सी जो है दोनों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें जो डेटा का स्प्रेड है उसमें फर्क है, इनका स्प्रेड डिफरेंट है लेकिन इनकी जो सेंट्रल वैल्यू है आपके पास वो सेम है। लेकिन जो कर्व बी है उसकी सेंट्रल वैल्यू इज हायर देन कर्व एंड कर्व सी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अक्सर ऐसे सिनारियोज होते हैं जिसमें हमें मीन वैल्यू की या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मुझे किसी क्लास के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करना है तो मैं उनके जो मार्क्स होंगे उसकी मैं सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। सर इसमें सबसे ज्यादा जो स्प्रेड है वो कर्व बी का है ना compared to all of these? नहीं, कर्व सी में ज्यादा स्प्रेड है क्योंकि उसमें हाइट भी कर्व बी से ज्यादा है। कर्व सी का स्प्रेड ज्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे कर्व बी का है, फिर कर्व ए का है। ठीक है, तो हमें अक्सर जो है एक सिंगल वैल्यू की जरूरत पड़ती है जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी कहते हैं, यानी एक ऐसी वैल्यू की जरूरत पड़ती है जो पूरे डेटा का सेंटर हो। तो जैसे अगर मुझे अपने क्लास के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो अब मैं उसके लिए मैं किसी खास स्टूडेंट को यूज नहीं करूंगा बल्कि मैं तमाम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालूंगा। इस तरह अगर मुझे जो है वो सेल्स का फाइंड आउट करना है कि मेरे स्टोर में जो सेल्स है वो अच्छी है या वो अच्छी जा रही है, इट्स गुड और बैड, तो उसके लिए मुझे उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी ओवर ए डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए डिफरेंट पीरियड ऑफ मंथ्स, उसकी मैं एवरेज सेल निकाल के मैं अंदाजा लगाऊंगा कि मेरी जो सेल है इज गोइंग टुवर्ड्स हायर साइड और लोअर साइड। इसी तरीके से अगर आप कोई हॉस्पिटल है या कोई आपके पास फायर ब्रिगेड स्टेशन है, आप उसको लोकेट करना चाहते हैं किसी लोकेलिटी में, तो उसके लिए जरूरी है वो ऐसी जगह पर हो जहां पे ज्यादातर लोगों की एक्सेस हो, उस तक एक्सेस आसान हो। तो वो जो उस एरिया की जो सेंट्रल लोकेशन होगी जो कि उसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा, हम वहां पर जो है उस हॉस्पिटल को बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब डिस्पर्जन का ताल्लुक किससे? डिस्पर्जन इज द अमाउंट ऑफ स्प्रेड इन द डेटा। डेटा में क्योंकि वेरिएशन है
तो उसके अंदर स्प्रेड है। अगर देयर इज नो वेरिएशन तो हमें कोई स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें जो डिफरेंट फिनोमिना होते हैं तो उनकी जो वैल्यूज होती हैं दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है ना। तो इसलिए जो वेरिएशन है उसको डील करने के लिए वी नीड स्टैटिस्टिक्स। तो अब अगर आपके जो डेटा है उसके अंदर स्प्रेड है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो कितना स्प्रेड है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो हम स्प्रेड को जो है हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें मेजर ऑफ स्प्रेड की जरूरत पड़ेगी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी एक किस्म का समरी डेटा है जो आपके पूरे डेटा को समराइज करेगा, यानी ये बताएगा कि आपके डेटा में कितना स्प्रेड है, ज्यादा है या कम है। तो द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्वेशंस आर स्कैटर्ड, तो उसको हम उसका डिस्पर्जन कहते हैं। अब जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ दो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आपके पास ए है आपके पास और एक बी है। तो आप देखिए ए में ज्यादा स्प्रेड है बी के मुकाबले में, ए और बी दोनों सिमेट्रिकल हैं और अगर आप देखें दोनों की जो सेंट्रल वैल्यू है वो भी सेम है। तो ये मैं कंपेयर कर रहा हूं दो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को जिनकी सेंट्रल वैल्यू तो सेम है, दोनों सिमेट्रिकल है, लेकिन दोनों में जो स्प्रेड है डेटा का वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ए जो है वो वाइडर स्प्रेड, इसमें ज्यादा स्प्रेड है और बी में कम स्प्रेड है। तो अब ये किस तरह मेजर करते हैं तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा और जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने डेटा के लिए, एक तो जैसे मैंने आपको स्क्यूनेस बताया, स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री या स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ नॉन सिमेट्री, तो वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसके अलावा एक और हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस का ताल्लुक जो है मेजर ऑफ पीकेडनेस से है कि आपका जो डेटा है उसमें फ्लैट पीक है या उसके अंदर जो है उसकी जो पीक है वो ज्यादा शार्प है। तो जो पीकेडनेस है वो कितनी फ्लैट है या कितनी शार्प है उसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग कर्टोसिस। तो जैसे फिगर ए में आपको दिखाया ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है वो सिमेट्रिकल है, दे आर सिमेट्रिकल, और दोनों की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो सेम है, दोनों की जो सेंट्रल वैल्यू है वो सेम है और दोनों का लेकिन दोनों का स्प्रेड डिफरेंट है। अच्छा, और दोनों की जो पीकेडनेस है वो भी आपके पास जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं जो कर्व बी है इट हैज मोर पीकेडनेस देन कर्व ए। जितनी ज्यादा आपके पास पीक फ्लैट होगी उसकी पीकेडनेस उतनी ही कम होगी, उसका कर्टोसिस उतना ही कम होगा, और जितनी ज्यादा शार्प आपके पास पीक होगी तो उसका कर्टोसिस उतना ही ज्यादा होगा। तो जो कर्व बी है उसकी पीकेडनेस जो है इज मोर देन कर्व ए, क्योंकि कर्व ए की जो पीक है वो थोड़ी बहुत रिलेटिवली जो वो फ्लैट है, ठीक है। तो जो पीकेडनेस है उसको हम मेजर करते हैं कर्टोसिस की मदद से, जो नॉन सिमेट्री है उसको हम मेजर करते हैं स्क्यूनेस की मदद से, और जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको हम मेजर करते हैं एवरेजेस की मदद से, और जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह डिफरेंट फॉर्म में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिससे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे सामने कंप्लीटली जो है अपने बिल्कुल इंसाइटफुल स्टेट में आ जाती है, हमें उसके बारे में इंसाइट मिल जाती है। यानी एक तो उसके शेप कैसी है, उसके अंदर सिमेट्री है या नहीं है, अगर सिमेट्री नहीं है तो वो उसमें स्क्यूनेस किस टाइप की है, वो राइट स्क्यूड है लेफ्ट स्क्यूड है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, उसका स्प्रेड क्या है, उसमें कर्टोसिस कितना है, अमाउंट ऑफ पीकेडनेस कितनी है। तो ये डिफरेंट नंबर्स होते हैं जो स्टैटिस्टिशियन यूज करके किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, clear. अच्छा, अब आज आप ये एक्सरसाइज है आपकी बुक की, एक्सरसाइज इज 3.1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इनको खुद करें। से 3.1 है तो ड्रॉ 3 कर्व्स, 3 आप कर्व्स ड्रॉ करें, ऑल सिमेट्रिकल हो, तमाम सिमेट्रिकल हो बट विद डिफरेंट डिस्पर्जन, लेकिन उनमें जो स्प्रेड है वो डिफरेंट हो। तो यू कैन डू दिस, 3 डिफरेंट स्प्रेड वाली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें। तो सिमेट्रिकल बेल शेप भी हो सकती है, किसी और शेप की भी हो सकती है, वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ऐसे सिमेट्रिकल शेप मैंने आपको डिफरेंट दिखाई है, इट्स अप टू यू। अब जैसे यहाँ पे ये जैसे थी आपका ए बी सी डी एफ, चारों जो है सिमेट्रिकल है। इसके अलावा ये बेल शेप्ड है जो ज्यादातर रियल लाइफ में अपियर होती है, वो बेल शेप्ड होती है, ये स्मूथ होती है आपके पास। तो बेल शेप्ड भी आप बना सकते हैं और किसी और टाइप की बना सकते हैं। यूनिफॉर्म है, ये भी आपके पास सिमेट्रिकल है, जो सबसे सिंपल है आपके पास। तो यू हैव टू मेक 3 डिफरेंट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद डिफरेंट स्प्रेड, ये आप खुद करें। फिर 3.2 है आपके पास के ड्रॉ 3 कर्व्स, आपने 3 कर्व्स ड्रॉ करने हैं, ऑल सिमेट्रिकल, तमाम सिमेट्रिकल हो विद द सेम डिस्पर्जन, और उनका जो डिस्पर्जन है स्प्रेड वो भी सेम हो, बट विद द फॉलोइंग सेंट्रल लोकेशंस। लेकिन उनकी जो सेंट्रल लोकेशंस हैं,
जो उनका सेंटर पॉइंट है वो डिफरेंट है। तो आप बेल शेप यूज कर सकते हैं, किसी और शेप की यूज कर सकते हैं, तो उनका साइज सेम होगा, यानी उनका स्प्रेड सेम होगा, लेकिन उनकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। तो इस तरह एक्स एक्सिस के ऊपर उनकी जो लोकेशन होगी ना वो डिफरेंट होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर जब आप राइट और लेफ्ट पर मूव करते हैं तो ये सेंट्रल वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से होता है। सेंट्रल वैल्यू इज मोर पॉजिटिव, तो यू विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और अगर सेंट्रल वैल्यू नेगेटिव है तो यू विल मूव टुवर्ड नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये 3.2 आप खुद कीजिए। 3.3 में आपने 3.2 के क्वेश्चन के अंदर मुझे ये फर्स्ट वाला जो है ए पार्ट 0.0, यानी कि इसके अंदर एक्स एक्सेस जो है वो भी हमारी 0 होगी, इसके जो है अंदर वो आप जो उसकी देखिए, जब सेंट्रल आप लोकेशन है। इसमें एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे ना तो वो जो ओरिजिन है आपके पास वो 0 है ना, सही है? वो 0 ये ओरिजिन हुआ ना। हाँ, अच्छा, और 0 के राइट हैंड साइड पे 1 होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 होगा, सही है? तो अब जैसे 3.3 है, ड्रॉ ए कर्व दैट वुड बी ए गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेड्स ऑन ए स्टैटिस्टिक्स टेस्ट इन ए पुअरली प्रिपेयर्ड क्लास। तो अब स्टैटिस्टिक्स टेस्ट में जो है वो लोगों ने वो पुअरली प्रिपेयर थे, सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सके। ज़ाबित अब जब वो सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, उनके नंबर ज्यादा, स्टूडेंट्स के नंबर कम आएंगे या ज्यादा आएंगे? कम आएंगे। तो ये कम हमसे आएंगे। तो इसका मतलब सर ये मतलब नहीं आएंगे। सर ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा लेफ्ट की तरफ। राइट सर प्लीज सबको बोले माइक ऑफ कर दें। और एक दूसरा आपने बताना है जो वेल प्रिपेयर्ड क्लास के लिए, तो इसमें जो हायर वैल्यूज है वो मोर फ्रीक्वेंट होंगी, तो ये लेफ्ट टेल्ड होगा, और जो पोअरली प्रिपेयर्ड क्लास है इसमें लोअर वैल्यूज ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी, तो ये आपके पास राइट टेल्ड होगा। तो ये आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, फिर आज आप 3-4 में आपसे बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिकेट की हुई ए और बी। सर ये वेल प्रिपेयर्ड क्लास वाले का दोबारा बता दें प्लीज। अगर क्लास वेल प्रिपेयर्ड है तो इसका मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर ज्यादा होंगे। ज्यादा होने का मतलब है जो डेटा अगर ज्यादा है तो ज्यादातर डेटा राइट हैंड साइड पर होगा ना, तो जब ज्यादातर डेटा राइट हैंड साइड पर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे लोअर वैल्यूज होंगी, वो लो होंगी, तो इसकी जो लेफ्ट टेल होगी वो लॉन्ग होगी ना। तो ये कौन सा स्क्यू होगा आपके पास? लेफ्ट स्क्यू होगा। ये जो आपके पास स्क्यूनेस मैंने दिखाई, देखे जो राइट स्क्यू है इसमें जो लोअर वैल्यूज हैं आपके पास, इसमें राइट टेल आपके पास लॉन्ग है, लोअर वैल्यूज आर मोर फ्रीक्वेंट। तो ये तो शो कर रहा है कि ज्यादा लोअर वैल्यूज हैं, यानी एक ऐसी क्लास का डेटा शो कर रहा है जो सही तरीके से पुअरली प्रिपेयर्ड थी। जबकि जो आपके पास ये है जिसमें आपके पास जो है लेफ्ट टेल लॉन्ग है, इसमें जो ज्यादातर डेटा है वो राइट हैंड साइड पर है, तो ये वेल प्रिपेयर्ड को शो कर रहा है। सही है? क्लियर है बात? यस सर। तो अब जैसे फर्ज करें कि आप दुकान खोलते हैं, आप एक शॉपकीपर हैं। अब एट द एंड ऑफ द डे जब आप दुकान बंद करने के लिए जा रहे होंगे तो जो भी आपके पास इन्वेंट्री है वो पूरे उस डे के लिए मैं उसकी इन्वेंट्री अगर मैं बनाऊं तो वो क्या सिमेट्रिकल होगी या राइट स्क्यूड होगी या लेफ्ट स्क्यूड होगी? बताएं। आप शॉप खोलते हैं, जब सुबह में आप जा रहे हैं शॉप, ज्यादा उसमें ज्यादा आपके पास इन्वेंट्री है, ज्यादा सामान है। अब वो पूरे दिन आप उस सामान को आपने सेल किया, जब आप एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपनी शॉप बंद करके घर जा रहे होंगे तो आपकी जो भी इन्वेंट्री है जो चेंज होती रही है पूरे दिन के ऊपर, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या सिमेट्रिकल होगी, राइट स्क्यूड होगी, लेफ्ट स्क्यूड होगी? राइट स्क्यूड होगी, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द डे जो है यू विल हैव मोर इन्वेंट्री, मोर स्टफ। ठीक है? अच्छा, अब आ जाइए आपके पास जो अब और एक्सरसाइज जो हम इसमें करते हैं 3-4 एक्सरसाइज जो वो मैं कर रहा हूँ। तो 3-4 में ये आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी गिवन है। तो अब आपने इंडिकेट करना है कि विच डिस्ट्रीब्यूशन हैज द लार्जर एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू इसकी सेंट्रल वैल्यू होती है, तो ए का सेंटर यहां पर होगा, बी का सेंटर यहां पर होगा। तो किसकी जो है एवरेज वैल्यू लार्जर होगी? बी की। बी हैज लार्जर एवरेज वैल्यू, बी की। अच्छा, पार्ट बी है कि विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर लाइकली टू प्रोड्यूस ए स्मॉल वैल्यू देन ए लार्ज वैल्यू। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज्यादा उसमें चांस होगा कि वो स्मॉल वैल्यू प्रोड्यूस करे, वो कौन सी है? वो ए है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो लोअर है वो आपके पास जो है वो ए में है। अच्छा, फिर पार्ट सी है कि विच डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एजेस एट ए रॉक कॉन्सर्ट। अब रॉक कॉन्सर्ट में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप की होगी? ए होगा। रॉक कॉन्सर्ट में ज्यादा जो इतने मैच्योर लोग, मतलब जो
ज्यादा उम्र के लोग तो इतना हिस्सा यंग नहीं एजेस लेते। से यंग यंग एजेस एजेस होंगे। होते हैं, टीनेजर्स। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? ए। ए। ए क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास जो वैल्यूज हैं दे आर मोर ऑन द लोअर साइड। अच्छा, which distribution is the better representation of the distribution of the times patients have to wait at a doctor's office? तो अब जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर के ऑफिस में जाते हैं, उनको अब मुख्तलिफ पेशेंट्स को मुख्तलिफ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। तो कोई 5 मिनट के लिए वेट कर रहा है, कोई 10 मिनट के लिए, कोई 15 मिनट के लिए। तो जो टाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन सी होगी आपके पास? डेटा बी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यू हैव टू वेट मोर। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये आपके पास एक्सरसाइज है, इसके ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ए एंड बी। तो फॉर द नेक्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूशंस टू इंडिकेट विच डिस्ट्रीब्यूशन इफ एनी part E has values more evenly distributed across the range of possible values। तो किस सर बी डिस्ट्रीब्यूशन की, में, किस सर बी की, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन के बेल अंदर शेप हो रही है और values ये are सिमेट्रिक evenly है। distributed है, तो वो आपके पास बी है। बी, ए और बी दोनों सिमेट्रिकल है, लेकिन बी इज मोर शार्पली डिस्ट्रीब्यूटेड बेल as शेप। compared to A। तो इसका आंसर जो है वो बी है। एफ आपके पास है कि which distribution if any is more likely to produce a value near zero। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर हम नियर जीरो, जीरो के करीब वो एक वैल्यू प्रोड्यूस करने के किसके ज्यादा चांसेस हैं? उसके ज्यादा चांसेस होंगे जिसका जीरो के अराउंड स्प्रेड जो है वो ज्यादा हो। अब देखें बी ज्यादा जो है वो टर्न डाउन होती है, इसमें भी स्प्रेड है, लेकिन अगर इसका स्प्रेड आप ए से कंपेयर करें तो ए हैज मोर स्प्रेड अराउंड जीरो एज कंपेयर टू बी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ए है उसमें ये ज्यादा लाइकली है कि कोई ऐसी वैल्यू मिले विच इज नियर जीरो। बात क्लियर है? तो which distribution part GA has a greater likelihood of producing positive values than negative values? अगर आपके पास जो है ये होता राइट टेल्ड होती और फर्ज करें कि ये जीरो सेंटर में होता, तो फिर इसके अंदर टेंडेंसी होती, क्योंकि ये टेंड्स टुवर्ड्स लो वैल्यू है तो इट विल टेंड टुवर्ड्स नेगेटिव वैल्यू, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि जो राइट टेल है इसमें पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जो सिमेट्रिकल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज प्रोड्यूस करने के चांसेस इक्वल हैं, सिमेट्रिकल है इस वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइदर। किसी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के जो लाइकलीहुड है बोथ दोनों में जो लाइकलीहुड है वो इक्वल है। तो किसी में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो ज्यादा पॉजिटिव वैल्यूज प्रोड्यूस करे एज कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यूज। दे विल इक्वली प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, तो बोथ आर सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये शेप से जो इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर हम दे सकते हैं। अब आ जाइए 3-5 है आपके पास। तो इसमें इफ द फॉलोइंग टू कर्व्स रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टू टेस्ट, तो विच टेस्ट अपीयर टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, ए और बी? सर ए जी जी, सर ए। हाँ, क्या बोल सर वो एक स्टूडेंट एंटर होना चाह रहे हैं, उन्हें अलाउ कर दें। अच्छा, एक मिनट। तो इसके अंदर which test appears to be more difficult for the students? सर ए, क्योंकि ए। ये राइट स्क्यूड था और इसमें हमारी लोअर टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसमें क्योंकि ए एज इन ए मोर ऑफ द स्कोर्स टेंड टू लोअर वैल्यूज। ए में ज्यादातर जो स्कोर्स हैं दे आर क्लोज टू, दे टेंड टू लोअर वैल्यूज एज कंपेयर टू बी। तो ए जो टेस्ट ए है अपीयर्स टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब हम जो है अब अपना असल काम करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, किसी भी डेटा की जो डिफरेंट टाइप्स के जो मेजर है जिससे हम उसकी सेंट्रल वैल्यू को जो है मेजर करते हैं, सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, वो कौन कौन से? तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो 5 टाइप्स के हम स्टडी करेंगे। एक आपके पास है अर्थमेटिक मीन, सेकंड है आपके पास वेटेड मीन, थर्ड है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, और जो फोर्थ है आपके पास दैट इज मीडियन है, और जो फिफ्थ और लास्ट वन है दैट इज द मॉड। ठीक है, तो अब आ जाए सबसे पहले दी अर्थमेटिक मीन। तो जो अर्थमेटिक मीन है हम इसको एवरेज भी कहते हैं। जब हम आम तौर पे एवरेज की बात करते हैं तो हमारा मतलब जो होता है वो अर्थमेटिक मीन से होता है। तो अब जैसे आपको यूनिट एवरेज, जैसे एवरेज टेम्परेचर इन ए डे, या एवरेज सेल्स बाय ए स्टोर, ठीक है, या एवरेज हाइट ऑफ पीपल लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया। तो एवरेज की जो जरूरत है वो बहुत प्रैक्टिकल नीड है। तो हम अनग्रुप डेटा के लिए, यानी जो रॉ डेटा है जिसको आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज नहीं किया है,
उसके लिए अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो आप किस तरीके से मालूम करेंगे? स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? जी सर हो रही है। अच्छा, तो ठीक है, तो अगर आपके पास रॉ डेटा है, अनग्रुप डेटा है, तो उसका एवरेज, उसका जो मीन है आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? तो ये आपके पास पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन है। तो याद रखिए, मैंने आपको बताया जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको हम ग्रीक अल्फाबेट म्यू से डिनोट करते हैं, और जो पॉपुलेशन का साइज होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो पॉपुलेशन मीन को फाइंड आउट करने के लिए यू टेक द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कमिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी समेशन एक्स क्या है, सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, दैट इज द पॉपुलेशन साइज। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम पॉपुलेशन का मीन म्यू मालूम करते हैं फॉर अनग्रुप डेटा। अगर आपके पास सैंपल डेटा है तो सैंपल अरिथमेटिक मीन जो होता है उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो इसके लिए हम सम ऑफ ऑल सैंपल वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल से, जो कि सैंपल साइज है। ठीक है, तो मेथड एक ही है, सिर्फ नोटेशन का फर्क है। अगर पॉपुलेशन का अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो वो म्यू दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन है, और अगर आप सैंपल का निकाल रहे हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, टेबल 3.2 है आपके पास। इसमें ये लिस्ट परसेंटाइल इंक्रीज इन सेट वर्बल स्कोर शोन बाय 7 डिफरेंट स्टूडेंट्स टेकिंग एन सेट प्रिपरेटरी कोर्स। तो ये स्टूडेंट्स है और उनके सेट स्कोर में जो इंक्रीज हुआ है, परसेंटाइल इंक्रीज, उसका डेटा आपको गिवन है। वन स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट, उसके परसेंटाइल इंक्रीज हुआ 9%। इसका जो 7th स्टूडेंट है उसके स्कोर में 2 परसेंटाइल का इजाफा हुआ है। तो हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सैंपल डेटा है, ये तमाम स्टूडेंट्स का डेटा नहीं गिवन है, एक सैंपल है, तो ये सैंपल मीन है आपके पास। तो सैंपल मीन को हम कैलकुलेट करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो सारी डेटा वैल्यूज हैं इंक्रीज के, इसको ऐड करके हमने टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज 7 से डिवाइड कर लिया, तो ये 5.6 पॉइंट्स पर स्टूडेंट हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, ये तो अनग्रुप डेटा के लिए आप सिंपल फार्मूला आपके पास। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ग्रुप डेटा है, जिसमें डेटा को हम क्लासेस में अरेंज करते हैं और हर क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें मालूम होती है, तो हम ये करेंगे, जो कैलकुलेटिंग द मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा, तो उसका ग्रुप डेटा का हम सैंपल अरिथमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम हर क्लास का जो मिड पॉइंट होता है, अगर कोई भी क्लास आपके पास है वो रेंज ऑफ वैल्यूज है, तो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं उसके मिड पॉइंट से, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है उसको हम एक्स कहते हैं। तो हम हर क्लास के सेंटर को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका सम कर लेंगे, और हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज से, जो कि समेशन एफ के बराबर होता है। तो ये आपके पास जो है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल मीन को फाइंड आउट करने का फार्मूला है, एक्स बार समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इसमें एफ जो आपके पास वो फ्रीक्वेंसी इन ईच क्लास है, और आपके पास जो एक्स है वो मिड पॉइंट फॉर ईच क्लास इन दी सैंपल है, हर क्लास का मिड पॉइंट एक्स है, और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एन है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं जहां पे हम ये फार्मूले यूज करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 3.2 है, ये एप्लीकेशन, ये चाइल्ड केयर कम्युनिटी नर्सरी है, इज एलिजिबल फॉर ए काउंटी सोशल सर्विस ग्रांट अगर जो एवरेज एज हो चाइल्ड की वो बिलो 9 हो। ठीक है ना, तो अब ये जो उनके पास जो भी चिल्ड्रन है उनकी एज आपको गिवन है, तो अब ये पूछ रहा है कि डू दे क्वालिफाई फॉर द ग्रांट। अगर इसका एवरेज होगा लेस देन 9 होगा तो दे विल क्वालिफाई। तो हम जो है एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपली। ये सैंपल मीन है आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, इनको ऐड करके हमने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो एवरेज आपके पास आ रहा है 9.091 है। तो जो एवरेज एज है आपके पास, क्योंकि अबव 9 है, सो दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर द ग्रांट। ठीक है, अगर ये बिलो 9 होता तो देन दे विल क्वालिफाई फॉर द ग्रांट। इस तरह ये आपके पास 3.7 आपके पास क्वेश्चन है कि चाइल्ड केयर कम्युनिटी नर्सरी है कैन कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सक्यूज मी सर आप प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने समझाया उसको आप रिपीट करेंगे, नेटवर्क इशू हो गया था इसके प्लीज। अंदर चाइल्ड केयर कम्युनिटी नर्सरी है, अब आर दे एलिजिबल फॉर ग्रांट, तो उसका एक क्राइटेरिया है कि अगर उनकी नर्सरी में जो भी चिल्ड्रन है उनकी एवरेज एज जो है वो बिलो 9 है, तो देन दे विल क्वालिफाई फॉर द ग्रांट। ठीक है ना, तो अब अगर उनकी नर्सरी में जो चिल्ड्रन है उनकी एजेस ये गिवन हो, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि डू दे क्वालिफाई फॉर द ग्रांट। तो हम इनकी एवरेज एज मालूम करते हैं तमाम चिल्ड्रंस की, तो क्योंकि ये सैंपल डेटा आपको गिवन है तो हम सैंपल मीन मालूम कर रहे हैं। तो सैंपल मीन हम किस तरह निकालते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन।
तो ये तमाम स्टूडेंट जो आपके पास चिल्ड्रन थे उनकी एज को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज एज हमें मिल गई 9.091। तो अब ग्रांट का क्राइटेरिया क्या है कि अगर ये जो एवरेज एज है बिलो 9 है तो फिर उनको ग्रांट मिलेगी। तो यहाँ पर क्योंकि जो एवरेज एज है वो अबव 9 है, तो इसका मतलब है दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर द ग्रांट। सही है, तो एवरेज की मदद से हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि वुड दे क्वालिफाई फॉर द ग्रांट और नॉट। अच्छा, 3-7 आपके पास है, चाइल्ड केयर कम्युनिटी नर्सरी आपके पास है। ये सोशल सर्विस जो है ये प्रोवाइड करते हैं, और जो एवरेज एनुअल इनकम है आपके पास फैमिलीज की जिनके चिल्ड्रन अटेंड द नर्सरी वो बिलो $12,500 है। ठीक है, द फैमिली इनकम ऑफ द अटेंडिंग चिल्ड्रन आर, जो भी अटेंडिंग चिल्ड्रन है उनकी फैमिली इनकम आपको गिवन है, ये डेटा आपको गिवन है मॉनिटरी वैल्यू में। तो डज चाइल्ड केयर क्वालिफाई नाउ फॉर काउंटी सपोर्ट। अब हमने ये बताना है कि ये जो चाइल्ड केयर ये काउंटी सपोर्ट के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। काउंटी सपोर्ट के लिए कब क्वालिफाई करेगा, जब आपके पास जो एवरेज एनुअल इनकम हो वो बिलो $12,500 हो। ठीक है, तो ये हमें सैंपल एवरेज सैंपल सैलरीज हमें गिवन है, इसको यूज करके हम सैंपल में निकाल लेते हैं। ये आपके पास फार्मूला समेशन x ओवर n। तो इन तमाम सैलरीज को मैंने ऐड कर लिया है, तो ये आपका नंबर आ गया 118,600 और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। तो ये आपके पास जो है एवरेज आपके पास इनकम आ गई। एज दिस इज लेस देन $12,500 सो दे क्वालिफाई, तो वो फिर क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा पार्ट बी है आपके पास कि इफ द आंसर टू पार्ट ए इज नो। अगर पार्ट ए का आंसर नो है, यहाँ पे पार्ट ए का आंसर नो नहीं है, यस है, दे ऑलरेडी हैव क्वालिफाइड। तो by how much must the average family income fall for it to qualify? तो because they already have qualified, so the average family income does not fall. तो इसको fall करने की जरूरत नहीं, they already have qualified. अच्छा, पार्ट सी में अगर if the answer to part A is yes, तो फिर by how much can average family income rise and child care is still stay eligible? तो माइनस कर दें जो आपके पास एवरेज था 12,500, उसमें ये जो क्राइटेरिया था आपका 12,500 का, उसमें से माइनस कर दिया एवरेज, तो ये इतना उनका राइज हो रहा है और स्टिल दे रिमेन एलिजिबल फॉर चाइल्ड केयर। ठीक है, अब ये आपके पास अब ये डेटा आपको गिवन है। दिस डेटा रिप्रेजेंट द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड टू अ स्मॉल हॉस्पिटल। तो ये जो पेशेंट्स हैं उनकी एजेस का डेटा है आपके पास। तो आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है विद क्लासेस आप इस तरह ले लें 40, 49, 50, 59 एक्सेट्रा। तो ये जैसे मैंने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है 40, 49, 50, 59, 60, 69। अब ये कहाँ तक हमने क्लास लेनी है, आप देख लीजिए उसमें लार्जेस्ट वैल्यू स्कैन करके लार्जेस्ट वैल्यू 89 है। तो आप उस क्लास तक जो है अपने डेटा को क्लासेस बनाएंगे जब तक ये 89 वाली वैल्यू कवर नहीं हो जाती। तो ये मेरे पास जो 5 क्लासेस है, हर क्लास का मिड पॉइंट जो है वो x है 45, 55, 65। हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं किस तरह मालूम करूंगा कि मैं देखूंगा कितने पेशेंट हैं जिनकी एज बिटवीन 40 एंड 49 है, तो यहाँ से मैं उनको काउंट कर लूंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने इस तरह मालूम कर ली है। फिर अब मुझे एक कॉलम चाहिए x को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से fx का। ये fx का कॉलम मैंने निकाल लिया। 45 को 4 से मल्टीप्लाई किया 180, 55 को 4 से मल्टीप्लाई किया 220। नीचे जो है f की वैल्यूज का सम आ गया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 20, और ये जो fx का कॉलम है नीचे मैंने इसका सम ले लिया है, समेशन fx आ गया 1340। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो ग्रुप डेटा होता है, उससे हम मीन किस तरह निकालते हैं, उसके मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fx डिवाइडेड बाय n। तो समेशन fx का मतलब है कि जितनी भी f और x की वैल्यूज हैं हम उनका सम लेते हैं। तो ये जो कॉलम था fx का, इसके नीचे इसका सम मैंने फाइंड आउट कर लिया 1340, उसको डिवाइड कर दिया n से। n क्या होता है, समेशन f होता है 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास जो है इसका मीन आ गया। ठीक है ना, तो ये पार्ट ए है आपके पास, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पार्ट बी हो गया कि कंप्यूट द सैंपल मीन। फिर पार्ट सी है कंप्यूट द सैंपल मीन फ्रॉम द रॉ डेटा। तो ये जो रॉ डेटा है, अगर आप इससे सैंपल मीन निकालें तो सिंपली आप इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर देंगे। इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन x डिवाइडेड बाय n। फिर आप सी के अंदर जो आपने मीन कैलकुलेट किया है रॉ डेटा से, और बी में जो आपने कैलकुलेट किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ग्रुप डेटा से, उनको आप कंपेयर करें और कमेंट ऑन योर आंसर। तो ये जो सी और डी पार्ट है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। यानी सी जो है आप रॉ डेटा से मीन निकालें, और फिर जो बी में आपने ग्रुप डेटा का मीन निकाला है उसको कंपेयर करें और उस पर कमेंट करें आप। ठीक है, इस तरह आप आ जाए। 310 है आपके पास। 310 में द ओनर ऑफ पेट्स आर अस इज इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग ए न्यू स्टोर।
तो द ओनर विल बिल्ड इफ the average number of animals sold during the first 6 months of 1995 is at least 300 and the overall monthly average for the year is at least 285. ये जो डेटा आपको गिवन है 1995 का, तो मतलब व्हाट इज द ओनर्स डिसीजन एंड बाय, तो ये आपने क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है, इसको आप खुद कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आपने मुझे सबमिट नहीं करना, जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो फिर वो मुझे आपको सबमिट करना होगा। तो अब आ जाइए आप, क्योंकि हम समेशन यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन निकालने में, तो सर जी सर ये मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मिड पॉइंट निकालने के लिए जस्ट आप जैसे 40 और 49 है ना, तो ये जो क्लास है इसका साइज क्या होगा? 40 से 49 ये जो क्लास है इसका साइज क्या है? 9 है या 10 है? 10 है, तो 10 का हाफ कितना होगा? सही है, ठीक है सर। 5। तो 40 में 5 ऐड कर देंगे तो 45, हर क्लास की लोअर लिमिट में 5 ऐड कर दें जो क्लास के साइज का हाफ है, तो 40 + 5 ये क्लास का मिड पॉइंट आ गया, x 45, 50 + 5 55, 60 + 5 65। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्लास का साइज निकालें, ठीक है, उसका हाफ कर लें और उसको हर क्लास की लोअर लिमिट में ऐड करते जाएं, तो आपको जो है मिड पॉइंट मिल जाएगा क्लास का, या सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक जी, चीज जी। पूछनी थी, तो ये जो हम मिड पॉइंट जो है, ये जब हम अर्थमेटिक मीन्स निकालते हैं तभी निकालेंगे मिड पॉइंट? नहीं, जब आपको ग्रुप डेटा से अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, तो अब उसमें क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास जो क्लास है उसमें तो रेंज ऑफ वैल्यूज है ना, तो हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, तो वो कौन सी वैल्यू होगी जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी? वो उसका मिडल पॉइंट होगा, वो उसका मिड पॉइंट होगा, वो उसका सेंटर होगा। तो ये जो क्लास का सेंटर होगा ना वो एक्स होगा। व्हाट्स है, तो इसलिए हमें जब ग्रुप डेटा होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, तो वहां पर एक्स को निकालने के लिए हम क्लास का मिड पॉइंट निकालेंगे। अच्छा, अब आज आप समेशन की प्रॉपर्टीज जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो समेशन का साइन उसमें क्या प्रॉपर्टी है। अब जैसे ये समेशन है फ्रॉम 1 to 5 ऑफ 7, यानी हम 7 को ऐड कर रहे हैं। अब कितनी दफा ऐड कर रहे हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड वी कीप ऑन चेंजिंग वैल्यू बाय 1 यूनिट एंड वी एंड एट 5। हम 1 से लेकर 5 तक 7 को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, जब पहली वैल्यू 1 होगी तो हम 7 को लेंगे प्लस 2, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 7 जो होगा वो 5 टाइम्स ऐड होगा, यानी ये 5 × 7 होगा, दैट विल बी 35। तो अगर हम 1 से लेकर 5 तक 7 को ऐड कर रहे हैं तो वी आर एडिंग 7 5 टाइम्स, वी आर नॉट एडिंग 4 टाइम्स। यहाँ पे स्टूडेंट से गलती करते हैं, वो 5 - 1 4 करते हैं, तो ये 4 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आपके पास है वो क्या होगा? अगर आप कोई भी कांस्टेंट है c, उसको आप ऐड करते हैं फ्रॉम m to n, तो अब c जो है वो कितनी दफा ऐड होगा? वो होगा n - m + 1, यानी जैसे यहाँ पे 5 - 1 + 1 वो 5 टाइम्स ऐड हो रहा था। तो जो ये समय ये जो m से n तक आप ऐड कर रहे हैं ना, ये समेशन के इंडाइसिस है, ये बताते हैं कि आप समेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पर एंड करते हैं। तो हम जैसे m से स्टार्ट कर रहे हैं और n पर हम खत्म कर रहे हैं, और हम c कांस्टेंट को कितनी दफा ऐड कर रहे हैं? n - m टाइम्स ऐड नहीं कर रहे, n - m + 1, सही है। तो अगर आप किसी कांस्टेंट को 1 से लेकर n तक ऐड करें तो ये फिर ये इंडेक्स दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है। अगर मैं समेशन के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब मैं केवल n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ। तो अगर आप जो है सर ये प्रॉपर्टी समझ नहीं आई। कौन सी प्रॉपर्टी? ये सर वाली, ये फर्स्ट वाली जो भी आपने बताई है। जैसे आपके पास जो है आपके पास 7 है, आप इसको 1 से लेकर 5 तक ऐड कर रहे हैं, कितनी दफा ऐड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5, कितनी दफा ऐड कर रहे हैं? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब इंडेक्स 1 है तो ये 7 हो गया, इंडेक्स 2 है एक और 7 आ गया, इंडेक्स चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम 7 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, हम 4 टाइम्स ऐड नहीं कर रहे। अगर हम 1 से लेकर 5 तक जा रहे हैं, इसमें 1 भी इंक्लूड है, तो अगर मैं 5 - 1 करूंगा ना तो वो 4 आएगा, जो कि गलती होगी। मुझे क्या करना चाहिए? 5 - 1 अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करी, और क्योंकि फिर लोअर वैल्यू को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं तो मुझे 1 इसमें अपने पास से ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 7 को जो है 5 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, यानी 5 - 1 + 1 5 टाइम्स। तो इसका जो आंसर आपके पास होगा दैट विल बी 35।
ठीक है। तो अगर आप जो है 1 से लेकर 5 तक ये आपके इंडेक्स ऑफ समेशन है, इसमें आप किसी कांस्टेंट 5 को ऐड करते हैं तो इसका मतलब आप 7 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। मतलब जनरली आपके पास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट c है, इसको आप m से लेकर n तक ऐड कर रहे हैं, ये इंडाइसिस ऑफ समेशन है, m से स्टार्ट कर रहे हैं और n पर आप एंड कर रहे हैं। ये 2 से लेकर जैसे 5 तक भी हो सकता है, ये 3 से लेकर 11 तक भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब c जो है वो कितने टाइम्स जो है वो ऐड हो रहा है, वो हो रहा है n माइनस एम प्लस 1। अगर आप खाली n माइनस एम करेंगे ना, ये गलती होगी, n माइनस एम प्लस 1 इंटू सी। ठीक है, तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी है। समझ गए आप इसे या इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ गए? हेलो, आ गया सर समझ। अच्छा, अब अगर आप कोई कांस्टेंट है उसको आप 1 से लेकर n तक, यानी आप n टाइम्स उसको ऐड कर रहे हैं, यानी ये है n माइनस 1 प्लस 1 जो कि n टाइम्स है, तो फिर हम इंडाइसिस को शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड होगा। जब मैं समेशन लिखूंगा बगैर इंडाइसिस के तो वो अंडरस्टूड होगा कि हम n टाइम्स इसको ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली अगर c को आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, n इंटू सी। सही है। जैसे अगर फर्ज करें कि अगर आपके पास जो है, ये मैं सम कर रहा हूं, सम आपके पास है 45, ठीक है ना, तो ये अंडरस्टूड है कि n टाइम्स ये सम हो रहा है, तो ये 45 इंटू n है। ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी समेशन की आपके पास क्या है कि आपके पास जो समेशन आपके पास होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर ये सेकंड वाली एक दफा फिर रिपीट कर दें। सेकंड वाली में कि अगर आप जो सम फाइंड आउट कर रहे हैं, n टाइम्स फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी आपका जो इंडाइसिस ऑफ समेशन है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और n तक जाते हैं, फ्रॉम 1 टू n। तो अगर 1 से n तक आप जा रहे हैं तो आप कितनी दफा ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स, n माइनस 1 प्लस 1। तो जब n टाइम्स हम ऐड करते हैं तो इंडेक्स को हम नहीं दिखाते, या अंडरस्टूड होगा, यानी समेशन फ्रॉम 1 टू n सिंपली होगा समेशन ऑफ c। तो अगर आप किसी कांस्टेंट को n टाइम्स ऐड करें, जैसे आप 5 है, 5 को आप 10 टाइम्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा, 10 इंटू 5। तो अगर आप किसी कांस्टेंट को n टाइम्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा, जितने टाइम आप उसको ऐड कर रहे हैं n, उसको आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटू सी। सही है। जैसे अगर 45 को मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो इसका सम क्या होगा, 45n। क्लियर है ये बात या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? अच्छा, अब कोई आपके पास सम है, सम के ऊपर अगर a प्लस बी है, इसके ऊपर समेशन आप दे रहे हैं a प्लस बी का, तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका तरीका ये होगा कि पहले आप a का सम ले लें, b का सम ले लें और उसको ऐड कर दें, तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर सम, और या a माइनस बी होता तो ये समेशन a माइनस समेशन b हो जाता। ठीक है। तो ये 3 सिंपल सी समेशन की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दी, इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए, तो सर थर्ड वाले की एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज? एग्जाम्पल जैसे अभी आगे हम इसको यूज करेंगे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन में एग्जांपल इसके मिल जाएगी। ठीक है सर फिर फर्स्ट और सेकंड वाले में डिफरेंस क्या है? मतलब उसमें भी तो 5 है ऊपर की तरफ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 है। डिफरेंस ये है कि इसमें ये जनरलाइज है, ये जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट हो, ये m कैन बी एनी वैल्यू, ये फ्रॉम m टू n है। आप कह सकते हैं ये इसका स्पेशल केस है कि अगर m 1 हो जाए तो अगर आप m 1 कर दें तो ये स्पेशल केस बन जाएगा 2। अगर आप देखें m की जगह 1 रखें तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सम क्या आ जाएगा, nc आ जाएगा। तो सेकंड इज ए स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट जो है वो जनरल है, जहां पे सम स्टार्ट होता है फ्रॉम m टू n, अगर सम 1 से स्टार्ट हो तो देन इट बिकम सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है। सर तो मतलब कि वाली ऊपर वाली एग्जांपल जो आपने लिखी है वो सेकंड की भी हो सकती है, वो वाली एग्जांपल? हाँ, ये सेकंड की भी मैंने, अगर चले मैं इसको फर्स्ट सेकंड की नहीं करता, मैं इसको फर्स्ट की कर देता हूँ। लेट से इसको मैं कर देता हूँ, आप सम ले रहे हैं फ्रॉम 2 टू 5, तो फिर आप कितनी दफा सम ले रहे हैं, ये आपके पास होगा 5 माइनस 2 प्लस 1। अब कितनी दफा जो है आप सम ले रहे हैं, 2 3 4 5, तो आप 7 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, यानी 5 माइनस 2 प्लस 1, तो 7 जो है वो 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 28। सही है। तो अब ये सेकंड, ये फर्स्ट की एग्जांपल हो गई आपके पास। सही है। और सेकंड जो है इसका स्पेशल केस है। क्लियर है बात? तो अब देखें, जो अरिथमेटिक मीन है, तो सिंपल तरीका है कि हम अनग्रुप डेटा के लिए किस तरह निकालते हैं, और पॉपुलेशन मीन किस तरह निकालेंगे, और सैंपल मीन किस तरह निकालेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप डेटा है, तो फिर उसका हम अरिथमेटिक मीन किस तरह निकालेंगे। बाज़ औक़ात कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम कोडिंग कर लेते हैं, तो कोडिंग जो है वो हमारी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करती है। बाज़ औक़ात हमारे पास जो मिड पॉइंट्स होते हैं वो
एक्चुअल मिड पॉइंट्स जो होते हैं उनमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने में ज्यादा टाइम खर्च होता है, तो फिर हम जो है कोड करके अपनी कैलकुलेशन को आसान कर लेते हैं। इससे जो हमारा मीन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हम कोड किस तरह करते हैं, तो हम ये करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई सेंट्रल क्लास है, उसका जो भी मीन है उसको हम 0 असाइन कर देते हैं कोड। वो मीन उसका कुछ भी हो सकता है, जैसे 21 से 25 तक इसका जो मीन है ना वो 23 है, लेकिन मैंने इसको 0 असाइन कर दिया। फिर 0 के राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज होंगी उनको मैं पॉजिटिव नंबर असाइन कर दूंगा, जैसे 1 2 3 4। तो मैं जो सेंट्रल क्लास थी इसकी सेंट्रल वैल्यू को मैंने कोड किया। कोड को मैं डिनोट कर रहा हूँ यू से। जो एक्चुअल वैल्यूज है वो एक्स है, जो क्लासेस के मिड पॉइंट है वो एक्स है। अब मैं इनको कोड कर रहा हूँ, तो जो सेंट्रल क्लास है उसके मिड पॉइंट को मैंने 0 कोड कर दिया। अब जो राइट हैंड साइड पर फर्स्ट क्लास होगी उसके सेंट्रल पॉइंट को मिड पॉइंट को मैंने 1 असाइन कर दिया, 2 कोड कर दिया, 3, और 0 के लेफ्ट पर जो होंगी आपके पास वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो जब आप अपने डेटा को कोड करेंगे तो फिर जो सैंपल अरिथमेटिक मीन होगा ग्रुप डेटा यूजिंग कोड्स, ग्रुप डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आपने कोड किया है, फिर आप उसका अरिथमेटिक मीन किस तरह निकालेंगे, उसका फार्मूला ये है एक्स नॉट। एक्स नॉट आपके पास क्या है, एक्स नॉट वो वैल्यू है मिड पॉइंट की जिसको आपने 0 कोड असाइन किया है। जैसे यहाँ पर ये जो क्लास थी आपके पास 21 से 25, इसमें एक्स नॉट है 23, इस क्लास का जो मिड पॉइंट है 23 या एक्स नॉट है। तो जिस क्लास को आप 0 असाइन कर रहे हैं उसका जो मिड पॉइंट है वो आपके पास एक्स नॉट है। और W आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल विथ ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल है उसकी आपके पास विथ है या उसका साइज है। और U आपके पास सर, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंटीजर है, कौन सी क्लास को हमने वो देना हम जो सेंटर में जो क्लास होती है ना, देखिए अगर मैं फर्स्ट करें जो फर्स्ट क्लास है मैं इसके सेंटर पॉइंट को भी मैं 0 असाइन कर सकता था। तो फिर क्या होता, इसका कोड 1 होता है, इसका 2 होता, 3 होता, 4 5 6 7 8, मैं इस तरह भी कोड कर सकता था। तो अब इसमें यह कि मुझे कोई नेगेटिव वैल्यू यूज करनी नहीं पड़ रही है और पॉजिटिव वैल्यूज मुझे एक लार्ज वैल्यू मिल रही है 8। तो अच्छा तरीका ये होता है कि अगर हम कुछ पॉजिटिव वैल्यूज मिलें कुछ नेगेटिव वैल्यूज मिलें, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हम आमतौर पे ये करते हैं जो सेंट्रल क्लास होती है ना जो बिल्कुल सेंटर में, हम उसके मिड पॉइंट को 0 कोड असाइन करते हैं और राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव कोड 1 2 3 4 और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव कोड। जैसा अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको और बात क्लियर हो जाएगी। तो अब ये जो फार्मूला है इसमें सिंबल्स कौन कौन से, एक्स नॉट ये जिस क्लास को आपने 0 असाइन किया है उसका मिड पॉइंट है, W जो आपकी क्लास का साइज है, U जो है आपकी कोटेड वैल्यू है जो आपने हर क्लास को असाइन करी है, F जो है हर क्लास की फ्रीक्वेंसी है और N जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है। यानी सिर्फ 2 नई चीजें आपके पास आ जाएंगी, एक तो एक्स नॉट और दूसरा आपके पास U। एक्स नॉट जिस क्लास को आप 0 कोड असाइन कर रहे हैं और U नई कोडेड वैल्यूज हैं। W तो क्लास का साइज है वो उसी तरह रहेगा। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, अब जैसे इसमें ये एनुअल सेल्स जो है ये आपको ठीक है, तो ये एनुअल स्नोफॉल है इन केंटकी हार्लेम। तो इसमें ये क्लासेस आपको दी हुई हैं, ये 0 से 7 तक क्लास है, ये इसका जो है मिड पॉइंट आपने लिया हुआ है, ये क्लासेस के मिड पॉइंट हैं, ये एक्स की वैल्यूज हैं। अब इसको मैं कोड सर मिड पॉइंट्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है या डेसिमल्स में हो सकते हैं? अगर देखें ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आप राउंड ऑफ नहीं करें, आप फिर वही वैल्यू 3.5 है 3.5 ही लें। तो कोडिंग का मकसद यही है कि हम ये हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने अपनी मर्जी से चूज कर लिया कि ये वाली जो क्लास है इसका जो मिड पॉइंट है इसको मैं कोड 0 असाइन करूंगा, ये एक्स नॉट है। अब मतलब जो सेंटर में कोई क्लास है यहाँ पे क्योंकि आपके पास 6 क्लास हैं तो अब इसका मतलब है सेंटर में 2 क्लासेस है, आप किसी भी क्लास को ले सकते हैं। मैंने ये वाली क्लास ले ली 16 से 23, अब ये वाली क्लास भी ले सकते हैं 24 से 31। फिर इसका जो मिड पॉइंट होता है ये एक्स नॉट हो जाता है, इसको आप 0 असाइन करते हैं। तो 16 से 23 वाली जो क्लास है इसके मिड पॉइंट को मैं 0 कोड असाइन कर रहा हूँ, ये कोडेड वैल्यू है U। ये पहले कॉलम में क्लास है, सेकंड कॉलम में क्लास के मिड पॉइंट x है, अब थर्ड कॉलम में कोडेड वैल्यूज है। तो अब इसमें पहले आप डिसाइड करते हैं कि किस क्लास को आप 0 कोड असाइन करेंगे, ये एक्स नॉट है, इसको मैंने 0 असाइन कर दिया। इससे आगे जाऊंगा तो ये पॉजिटिव कोड होगा 1 2 3, बैकवर्ड जाऊंगा तो नेगेटिव कोड होगा -1 -2। सही है, ये क्लास की फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन थी, क्लास की फ्रीक्वेंसी का आपने सम ले लिया, समेशन है, फिर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 20। अब आपने क्या आपने कोड्स कैसे सेट किए जी कैसे सेट किया आपने क्या कोड कोड्स कैसे हाँ कोड्स कैसे सेट किए सर आपने? कोड किस तरीके से मैंने असाइन किए ये पूछ रहे हैं आप? क्योंकि आपकी आवाज में शोर मुझे बहुत सुनाई दे रहा है। हाँ दोबारा बोलें, क्या पूछ रही हैं आप?
यस सर, यही पूछ लूँ कि कोड्स किस तरीके से असाइन किया आपने? कोड देखें, कोड आप असाइन करते हैं 0 +1 +2 +3 कुछ पॉजिटिव जो से लार्जर वैल्यूज है, -1 -2 -3 जो से लोअर वैल्यूज हैं। तो अब हम जो सेंटर में जो क्लास होती है ना, उसके मिड पॉइंट को हम 0 असाइन करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 क्लासेज हैं, तो सेंटर में 2 क्लासेज है, थर्ड और फोर्थ। तो आप किसी भी क्लास को 0 कोड असाइन करने, मैंने थर्ड ले ली। ये जो थर्ड क्लास थी 16 से 23, इसका ये जो मिड पॉइंट मैंने निकाला था x 19.5, इसको मैंने कोड u असाइन कर दिया 0। तो ये जो है x0 है, वो क्लास जिसको आप 0 असाइन करते हैं उसका मिड पॉइंट x0 है। अब 0 से जो आगे की क्लासेज हैं उनको मैं 1 2 3 ये कोड असाइन करूंगा, और जो 0 से बिलो क्लासेज है उनके मिड पॉइंट को मैं -1 -2 -3 ये कोड असाइन करूंगा। इस तरह ये कोड असाइन कर लिए, समझ गए आप? अगर फर्ज करें ये जो क्लास थी 24 से 31 तक, इसको मैं असाइन करता 0, तो फिर ये 1 2 होता और ये 0 से पीछे -1 -2 -3 होता। बात क्लियर है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। ये यस सर। कोड हमेशा आप 0 +1 +2 +3 या -1 -2 -3 इससे असाइन करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन थी, तो आपने क्योंकि आपने ये फार्मूला यूज करके कोडेड फार्मूला यूज करना है, तो इसमें आप सर अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? वही अरिथमेटिक मीन ही फाइंड अभी आउट कर आप रहे मीन हैं। ही फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आप कोडिंग के जरिए मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। सर तो हम अच्छा इसमें सर, मिड अभी पॉइंट हमने जी जी सर हमने ग्रुप डेटा की भी अभी पहले, इससे पहले भी ग्रुप डेटा ही कर रहे थे ना। अब हम कोडिंग के हाँ थ्रू ग्रुप डेटा कर रहे हैं। हाँ, अब ग्रुप डेटा का हम मेन निकाल रहे हैं यूजिंग कोडिंग। ठीक है। सर तो इसमें फिर मिड पॉइंट निकालने की जरूरत तो नहीं है ना इसमें, क्योंकि हम कोड यूज करेंगे। इसमें नहीं, इसमें आपको उस क्लास का मिड पॉइंट, सिर्फ उस क्लास का मिड पॉइंट निकालने की जरूरत है जिसको आप कोड 0 असाइन करें, क्योंकि आपको x0 चाहिए। बाकी क्लासेस के मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। सही है, सही है। तो सर अब अगर जो है आपको क्लासेस का जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर तो 7 है, तो अगर ज्यादा होगा और फिर हमें काउंट करना पड़ेगा क्या? मतलब जो आपने कहा कि मतलब वो मिड पॉइंट निकाल के लोअर लिमिट में ऐड कर देना है, तो अगर वो ज्यादा डिफरेंस हुआ तो? नहीं, इससे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा ना, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आपके हंड्रेड्स में हो जाएगी, 250 350, मतलब आपको इतनी ज्यादा बड़ा डेटा वाली क्लासेस आपको गिवन नहीं होंगी कि मतलब आपको कैलकुलेशन करनी आती हो, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा हो, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है। असल में चेक करना है कि आप उसकी टेक्निक को समझते या नहीं। तो अब आपने एक टेबल बना लिया है जिसमें आप कोडेड डेटा को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं u इंटू एफ का, ये आप कॉलम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके ये आपने वैल्यूज जनरेट करी हैं, और नीचे आपने इनका सम ले लिया है, समेशन यू एफ है। तो अब आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, जो कोडेड डेटा है, ग्रुप डेटा, अगर आप कोडिंग के जरिए उसका मीन निकालें तो उसका फॉर्मूला x0 है। x0 आपके पास है 19.5 प्लस w क्लास साइज। क्लास का साइज क्या है? ये जो क्लास है 0 से 7, इसका साइज क्या है? 7 है या 8 है? जी, ये जो 8 क्लास है है सर, 8। 8 है। 8 है। हाँ, तो ये w क्लास का साइज हो गया। समेशन uf ये आपने इस कॉलम से निकाला था 5, इसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n से, समेशन f से 20 से, तो सिंपली आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपके पास जो है एवरेज आ गया यूजिंग कोडिंग। सही है। तो ये सिंपल सा सर ये रिपीट कर दें एक दफा थोड़ा। सही, ये जो W है, ये W हम हमेशा फर्स्ट क्लास के ऑब्जर्वेशन को लेंगे। सारी क्लासेस का साइज इक्वल होगा ना, तो आप किसी भी क्लास से निकाल लें, आप 8 और 15 वाली क्लास से निकाल लें, तो 15 - 8 + 1, तो ये क्लास का साइज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस का साइज सेम है, तो आप किसी भी क्लास को यूज कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास को यूज कर लिया। क्लास का साइज किस तरह निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, तो 7 - 0 + 1, तो ये W क्या क्लास का साइज है, ये 8 हो गया। और फिर आपने ये जो कॉलम में आपने यू कोडेड डेटा को आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ये लास्ट कॉलम जनरेट किया था, तो इसकी तमाम वैल्यूज का जो सम है, समेशन यूएफ है, ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया समेशन यूएफ की जगह, दैट इज 5, और एन आपके पास 20 है। तो सिंपली फिर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपको सैंपल मीन मिल गया यूजिंग कोडिंग ऑफ ग्रुप डेटा। सही है? क्लियर है बात या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस सर, क्लियर है। तो अब इसमें एक्सरसाइजेज में, ये एक्सरसाइजेज है, ये एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज 3.2 है, ये एप्लीकेशन है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। A blow represents the time in seconds needed to serve a sample of customers by cashiers at a discount store। तो ये उसका डेटा है। तो ये टाइम जो है 20 से 29 सेकंड्स तक सर्विस टाइम खर्च होता है 6 कस्टमर्स के ऊपर। इस तरह ये डेटा आपको दिया हुआ है। तो ये क्लासेस दी हुई हैं, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। सर जी। सर नमाज ब्रेक दे दें प्लीज। अच्छा, तो मैं आपको कितनी देर का ब्रेक दूं?
सर 15 मिनट्स दे दो। ठीक है चलें, एक घंटे का ब्रेक। 2:15 हो सर गए। 30 मिनट नहीं 30 30 मिनट आधा हो जाएंगे, 2:15 हो गए तो मैं आपको 20 सर मिनट फजर सर फजर की भी कज़ा अदा करनी है, 30 मिनट्स का ब्रेक दे दें। सर वुजू करना है सर। 20 मिनट्स का और ले सर लें। मतलब ओके चलिए सर 20 मिनट्स सर चाहिए। 20 कज़ा भी तो अदा करनी है ना। तो आप लेट आ जाएगा ना सर, असर भी पढ़ लोगे। सही है, एक्नॉलेज।